ऐसा लगता है जैसे कभी-कभी सवाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके जवाब जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। मैंने बस इतना ही तो पूछा था, शादी कब है? मुझे नहीं पता था कि यह सवाल मेरी पूरी दुनिया को हिला देगा। मैं उस दिन सुबह बहुत हल्के मन से उठी थी। मौसम में हल्की ठंडक थी और खिड़की से आती धूप मेरे कमरे में ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने चुपचाप आशीर्वाद रख दिया हो। किचन में चाय चढ़ी थी, अदरक की खुशबू हवा में घुल रही थी। मेरे हाथ अपने आप काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। आजकल बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, मेरे बेटे की शादी। 3 साल हो गए थे, 3 साल जिनमें मैंने हर रिश्तेदार को, हर पड़ोसन को, हर जानने वाले को एक ही जवाब दिया था, तैयारी चल रही है। मैं जानती थी कि यह आधा सच है। तैयारी चल रही थी, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से। मेरा बेटा अंश और मेरी बहू नेहा, जिन्हें मैं अभी भी मन में होने वाली बहू ही कहती थी, शहर में किराए के एक फ्लैट में रहते थे। वही फ्लैट जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने दिया था, वही फ्लैट जिसका हर महीने का किराया मैं टाइम पर ट्रांसफर करती थी। मैं यह सब इसलिए नहीं करती थी कि कोई एहसान जताऊं। मैं बस ये चाहती थी कि जब शादी हो तो सब कुछ अच्छे से हो, बिना किसी कमी के, बिना किसी तनाव के। मेरे पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। उनकी पेंशन और हमारी सेविंग ही मेरा सहारा थी। लोग कहते थे, अब अपने लिए सोचो, लेकिन माँ का अपने लिए कभी अकेला नहीं होता। उसमें बच्चा हमेशा शामिल रहता है। उस सुबह मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। आज मैं साफ साफ पूछूंगी। फोन उठाते वक्त मेरे हाथ में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह। शायद आज कोई तारीख मिले, शायद आज कोई ठोस जवाब आए। रिंग गई, 1 बार, 2 बार। फोन उठा। हेलो माँ, अंश की आवाज आई। मैं मुस्कुरा दी। अरे बेटा, ठीक हो? हाँ माँ, सब ठीक। मैंने इधर उधर की 2 बातें की, मौसम, तबीयत, ऑफिस। फिर वही सवाल जिसे मैं हफ्तों से टाल रही थी, मेरे होठों तक आ गया। अंश, शादी कब है? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया या नहीं? फोन के दूसरी तरफ 1 सेकंड की चुप्पी थी। फिर अंश ने कुछ कहने से पहले जैसे फोन किसी और को दे दिया। माँ, नेहा की आवाज आई। उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी जो आमतौर पर तब होती थी जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी। यह आवाज हल्की सी ठंडी थी। दूर? हाँ बेटा, मैंने आदतन कहा। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओ माँ, हमारी शादी तो कल ही हो गई। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या? मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ। उसने ऐसे कहा जैसे वह मौसम की बात कर रही हो। हमने बस छोटा सा फंक्शन रखा था, सिर्फ स्पेशल लोग थे। स्पेशल लोग, ये 2 शब्द मेरे कानों में नहीं, सीने में लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई। फोन अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। माँ, नेहा ने कहा, आप सुन रही हैं ना? मैंने किसी तरह कहा, हाँ, सुन रही हूं। अच्छा, फिर बात करेंगे। अभी थोड़ा बिजी हूं। कॉल कट गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, अपने ही ड्राइंग रूम में, उसी सोफे के सामने जिसे मैंने पिछले महीने खरीदा था क्योंकि नेहा को पुराना सोफा पसंद नहीं आया था। मेरी नजर सामने अलमारी पर गई। उसमें हल्की गुलाबी रंग की साड़ी टंगी थी, 15,000 की। मैंने वह साड़ी अपनी सहेली की शादी में नहीं पहनी थी, मैंने उसे बचाकर रखा था, अपने बेटे की शादी के लिए। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि सपना टूटने की आवाज कैसी होती है। वह बहुत तेज नहीं होती, वह अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देती है। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर लीं। यादें अपने आप आने लगीं। 3 साल पहले जब अंश ने कहा था, माँ, अभी शादी नहीं कर सकते, थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने बिना सोचे कहा था, कोई बात नहीं बेटा, माँ है ना। मैंने उनके लिए फ्रिज भरा था, मैंने उनके लिए बिजली का बिल भरा था, मैंने उनके लिए कार की ईएमआई में मदद की थी, मैंने नेहा के मेडिकल खर्चे दिए थे, मैंने हर त्योहार पर गिफ्ट्स भेजे थे। और बदले में स्पेशल लोग। मैं उठी और खिड़की के पास चली गई। नीचे सड़क पर लोग चल रहे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर किसी के दिल में क्या टूट रहा है। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजा। इस बार अंश का नाम था। मैंने उठाया नहीं। फोन बजता रहा।
फिर मैसेज आया, माँ प्लीज बात करो। पहले ऐसे मैसेज देखकर मेरा दिल पिघल जाता था। आज कुछ नहीं हुआ। उस शाम मैं बहुत रोई, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे। इनमें गुस्सा था, इनमें शर्म थी, इनमें खुद से सवाल था। मैंने कब अपनी इज्जत को इतना सस्ता कर दिया? अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो अंदर कुछ बदला हुआ था। दर्द वहीं था, लेकिन अब वह कमजोरी नहीं था, वह साफ सोच बन चुका था। मैंने चाय बनाई। पहली बार मैंने फोन उठाकर अंश को कॉल नहीं किया। मैंने बैंक की फाइलें निकाली, 3 साल का हिसाब लगाया। रेंट, राशन, गिफ्ट्स, मेडिकल, ईएमआई। रकम जोड़ते जोड़ते मेरे हाथ कांपने लगे। लाखों। ये पैसे मेरे पति की मेहनत थे, और मैंने उन्हें ऐसे लोगों पर खर्च कर दिया जिन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर भी जरूरी नहीं समझा। दोपहर को नेहा का फोन आया। इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी, घबराई हुई। माँ, रेंट ड्यू हो गया है। मकान मालिक परेशान कर रहा है। आपने शायद ट्रांसफर करना भूल गई। मैं चुप रही। माँ, उसने फिर कहा। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया, नेहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं सिर्फ स्पेशल लोगों की मदद करती हूं? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। उस पल मुझे समझ आया, डर का ठिकाना बदल गया है। मैंने कॉल काट दी। उस दिन मैंने पहली बार अपने लिए बाहर जाकर वॉक की, उस पार्क में जहां मैं अंश को बचपन में घुमाने लाती थी। तब वह मेरा हाथ पकड़कर कहता था, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। कब वह बच्चा मुझे चलता फिरता एटीएम समझने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बैंक गई। ब्रांच मैनेजर मुझे पहचानते थे। मुझे सारे ऑटोमेटिक ट्रांसफर बंद कराने हैं, मैंने कहा। उन्होंने हैरानी से देखा। सब ठीक है ना मिसेस? मैं मुस्कुरा दी। अब ठीक होगा। जब मैं बैंक से निकली तो मुझे अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने सीने से पत्थर हटा दिया हो। मुझे नहीं पता था कि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। असली लड़ाई तो बाकी थी। जब मैं घर लौटी तो दरवाजे के सामने 3 गाड़ियां खड़ी थीं। एक अंश की, दूसरी नेहा की, और तीसरी किसी अनजान आदमी की। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। यह मेरा घर था, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की जिंदगी में बिना इजाजत घुस रही हूं। मैंने चाबी लगाई। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य दिखा, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। अंश सोफे पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में दबाए हुए। नेहा कमरे में इधर उधर टहल रही थी, जैसे पिंजरे में बंद कोई जानवर। और डाइनिंग टेबल पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। ग्रे सूट, हाथ में फाइलें, मेरी अलमारी से निकले हुए कागज बिखरे पड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, इतनी तेज, इतनी साफ। तीनों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उनके प्लान में एक रुकावट हूं। नेहा तुरंत बोली, माँ, अच्छा हुआ आप आ गईं। हमें आपसे बात करनी थी। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। ये मिस्टर शर्मा हैं, लॉयर। लॉयर। मेरे दिल में ठंडक सी दौड़ गई। मेरी हालत के बारे में नेहा ने आगे कहा, हमने इन्हें सब समझाया है। मेरी हालत? मैंने शांति से पूछा। अंश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब बेटा होने वाली मासूमियत नहीं थी, सिर्फ घबराहट थी। माँ, हमने बैंक में पता किया, आपने सारे ट्रांसफर कैंसिल कर दिए हैं। ये अचानक क्यों? मिस्टर शर्मा खड़े हुए। मिसेस, आपके बच्चों को चिंता है कि आप हाल ही में अजीब फैसले ले रही हैं। अचानक फाइनेंशियल कट ऑफ, कॉल्स का जवाब न देना, ये सब कंसर्निंग बिहेवियर हो सकता है। कंसर्निंग बिहेवियर? मैं समझ गई। ये लोग मदद नहीं करने आए थे, ये लोग कंट्रोल लेने आए थे। मैंने टेबल पर पड़े अपने कागज उठाए। ये मेरे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। बिना मेरी इजाजत इन्हें देखने का आपको कोई हक नहीं। नेहा आगे बढ़ी, झूठी नरमी के साथ। माँ, आप गलत मत समझिए। इस उम्र में कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। हम बस आपकी भलाई चाहते हैं। कंफ्यूजन, ये वही शब्द था जिससे इज्जत छीनी जाती है। मैंने गहरी सांस ली। मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मेरी आवाज में कुछ ऐसा था कि कमरा चुप हो गया। और आप तीनों अभी मेरे घर से निकल जाइए, मिस्टर शर्मा ने कड़क आवाज में कहा। मिसेस, अगर आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठते हैं तो बच्चों को हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार होता है। मैं हंसती, दर्द भरी हंसी।
तो क्या ये डिसाइड करना कि मेरा पैसा मेरा है अक्षमता कहलाता है? नेहा चिल्ला उठी। हम आपकी फैमिली हैं। जो कुछ आपके पास है वो एक दिन हमारा ही होना है। यही था सच। नंगा बदसूरत सच। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाइए। अंश घबरा गया। माँ, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमारे रेंट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड आपने को साइन किया है। और मैंने सालों तक वो रेंट दिया जो मेरे नाम पर नहीं था। मैंने कहा, मैंने वो घर भरा जहां मेरा स्वागत नहीं था। मिस्टर शर्मा ने फाइल आगे बढ़ाई। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। इससे अंश और नेहा आपके फाइनेंस मैनेज कर पाएंगे। मैंने फाइल उठाई और बिना देखे डस्टबिन में फेंक दी। यहां सिर्फ एक ट्रांजिशन होगा, मैंने कहा। आपका मेरे घर से बाहर। नेहा रोने लगी। लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं थे, ये गुस्से के थे। आप ऐसा नहीं कर सकती, उसने कहा। हमने आपके पैसों पर भरोसा किया था। तुम्हारे प्लान मेरे पैसों पर थे, मैंने जवाब दिया। मेरी खुशी पर नहीं। मिस्टर शर्मा ने जाते जाते कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे लिए तो आज ही खत्म हो गया। जब दरवाजा बंद हुआ तो घर में जो खामोशी थी वो सालों में सबसे खूबसूरत थी। यह आजादी की खामोशी थी। उस रात मैं सोई नहीं। मैंने प्लान बनाया। अगली सुबह 6 बजे मैं रेडी थी। पहला स्टॉप, एक सीनियर सिटीजन लॉयर। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, मिसेज, इसे एल्डर फाइनेंशियल एब्यूज कहते हैं और ये अपराध है। पहली बार किसी ने मेरे दर्द को नाम दिया। मैं हार्डवेयर स्टोर गई, ताले बदले, कैमरे लगवाए, फोन बजता रहा। मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उस दोपहर मैं सालों में पहली बार ब्यूटी पार्लर गई। पहली बार अपने ऊपर पैसा खर्च किया, बिना गिल्ट के। शाम को पड़ोस की आंटी एला मिलने आई। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा, पैसा देकर प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मैं भी यही सीखकर निकली हूं। उनकी बात ने मुझे सुकून दिया। कुछ दिन शांति से गुजरे। फिर एक सुबह बेल बजी। कैमरे में 2 पुलिस वाले और एक महिला अधिकारी दिखी। मेरे पेट में अजीब सी गांठ पड़ गई। हमें आपकी वेलफेयर चेक करनी है, महिला ने कहा। रिपोर्ट मिली है कि आप रिस्क में हैं। मैं समझ गई। अंश और नेहा ने सरकार को भी शामिल कर लिया था। मैंने लॉयर को कॉल किया। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट रूम में जब नेहा ने रो रो कर कहा कि मैं बदल गई हूं, तो मुझे उस दिन की याद आई जब उसने कहा था, हम कल ही शादी कर चुके हैं। सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। पैसों का हिसाब, मैसेजेस, बैंक रिकॉर्ड्स। जज ने फैसला सुनाया। मैं पूरी तरह सक्षम हूं। मेरे फैसले मेरे अधिकार में हैं। मैं जीत गई थी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अंश ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पछतावा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद मैंने पुराना घर बेच दिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। मैंने ट्रैवल किया, आर्ट क्लास ज्वाइन की, अपने लिए जीना सीखा। आज मैं जानती हूं, सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा जिसकी जरूरत थी वो मैं खुद थी। और जिस दिन मैंने यह समझ लिया, उसी दिन मेरी जिंदगी सच में शुरू हुई। नए अपार्टमेंट में मेरी पहली सुबह बहुत अलग थी। यह घर छोटा था, लेकिन इसमें कोई डर नहीं था। कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा और कुछ मांग लेगा। कोई यह नहीं पूछेगा कि माँ, ट्रांसफर हो गया। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे की सड़क देख रही थी। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि इस घर में एक औरत खड़ी है जिसने पहली बार सांस ली है। बिना अपराध बोध के फोन कई दिनों तक शांत रहा। अंश और नेहा ने शायद समझ लिया था कि अब रोना, धमकाना या प्यार का नाटक कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन रिश्ते इतने आसानी से मरते नहीं हैं। वे पहले सड़ते हैं। एक शाम मेरे दरवाजे पर एक पैकेट रखा मिला। कोई नाम नहीं, कोई नोट नहीं। मैं उसे अंदर लाई। अंदर वही गुलाबी साड़ी थी, वही जो मैंने बेटे की शादी के लिए खरीदी थी। साड़ी के साथ एक छोटा सा कार्ड था। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे हाथ कांप गए, सिर्फ साड़ी देखकर नहीं, उस वाक्य को पढ़कर। कभी यही शब्द सुनने के लिए मैं सब कुछ देती रही थी। आज जब वे खुद आए थे तो मुझे उनमें कोई सच्चाई महसूस नहीं हुई। मैंने साड़ी को अलमारी में रखा, कार्ड को फाड़ दिया। माफी तब मायने रखती है जब उसके साथ बदलाव आए। सिर्फ शब्द बहुत सस्ते होते हैं। कुछ हफ्तों बाद
एला आंटी मुझे अपने साथ एक सीनियर सिटीजन मीटिंग में ले गईं। वहां कई चेहरे थे, कुछ थके हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ बिल्कुल मेरी तरह। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए दी और आखिर में खुद को ही भूल गए। उस वाक्य ने कमरे को चुप करा दिया। मैंने महसूस किया कि मेरी कहानी अकेली नहीं थी, यह बहुतों की कहानी थी। बस सब बोल नहीं पाते थे। मैंने बोलना शुरू किया। पहले वहां, फिर और जगहों पर। लोग सुनते थे, कुछ रोते थे, कुछ पहली बार घर जाकर अपने बच्चों से सवाल पूछते थे। एक दिन मुझे अंश का ईमेल मिला, फोन कॉल नहीं, सीधा ईमेल। उसने लिखा कि नेहा को नौकरी करनी पड़ रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैंने स्क्रीन देखी बहुत देर तक, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। मुश्किल जिंदगी तब होती है जब इज्जत खो जाए। पैसे की कमी सिखाती है, इंसान बनाती है। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय, दिल में शांति। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं उस दिन यह सवाल नहीं पूछती, शादी कब है, तो क्या आज भी मैं वहीं होती? शायद नहीं। कुछ सवाल दर्द देते हैं, लेकिन वही सवाल रास्ता भी दिखाते हैं। मैंने अब अपने लिए नियम बना लिए हैं। प्यार हाँ, सपोर्ट हाँ, लेकिन इज्जत के बिना कुछ नहीं। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूं, तो मुझे एक बूढ़ी मां नहीं दिखती। मुझे एक औरत दिखती है जिसने देर से लेकिन सही समय पर खुद को चुन लिया। और अगर कोई मुझसे पूछे, सबसे बड़ा सबक क्या मिला, तो मेरा जवाब बस इतना है, जिस रिश्ते में आपकी कीमत सिर्फ पैसों से है, वह रिश्ता नहीं, सौदा है। कुछ महीनों बाद, जब मेरी जिंदगी एक नए संतुलन में आ चुकी थी, तब एक कॉल आई जिसने मुझे फिर से अतीत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये कॉल अंश की नहीं थी, ये नेहा की मां की थी। मैंने नंबर देखा और कुछ पल तक फोन उठाया नहीं। दिल ने कहा, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं। लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक इंसान था, जो भागना नहीं चाहता था। हेलो, मैंने आखिरकार कहा। मैं जानती हूं आपको मुझसे बात करने की कोई वजह नहीं है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, लेकिन एक मां होकर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूं। उसकी आवाज में नाटक नहीं था, थकान थी। उसने बताया कि शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। पैसे की तंगी, जिम्मेदारियां और एक दूसरे पर दोष। उसने कहा, हमने नेहा को बहुत लाड दिया, शायद जरूरत से ज्यादा। मैं चुपचाप सुनती रही। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप कभी नेहा से मिलना चाहें। वाक्य अधूरा रह गया। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अभी नहीं। फोन कट गया। मैं बालकनी में चली गई। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस साड़ी की थी। मैंने सोचा, अगर मैं फिर से वही गलती कर बैठी तो? अगर दया को कमजोरी बना दिया तो? नहीं, इस बार नहीं। मैंने अपने दिन नए तरीके से भरने शुरू कर दिए। सुबह योगा, दोपहर किताबें, शाम को वॉक और बातचीत। मैंने अपनी बहन को ज्यादा फोन करने शुरू किए। पहली बार हमारी बातें सिर्फ बच्चों के खर्चों तक सीमित नहीं थीं। हम हंसते थे, पुरानी यादें साझा करते थे। एक दिन वह मुझसे मिलने आई। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तू बदल गई है। नहीं, मैंने कहा, मैं वापस आई हूं। कभी कभी रात को, जब सब शांत होता था, तब अंश का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। वह बच्चा जो कभी मेरे बिना सो नहीं पाता था, मां का आंचल पकड़कर चलता था। दर्द उठता था, लेकिन अब वह दर्द मुझे पीछे नहीं खींचता था। वह मुझे याद दिलाता था कि मैंने क्यों यह रास्ता चुना। एक दिन मुझे कोर्ट से एक चिट्ठी मिली। गार्डियनशिप केस आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। अब कोई अपील नहीं थी। मैंने वह चिट्ठी फाइल में रखी, और फाइल अलमारी में। कुछ चीजें याद के लिए नहीं, सबक के लिए रखी जाती हैं। समय बीतता गया। 6 महीने, एक साल। मेरे जन्मदिन पर दरवाजे पर एक छोटा सा केक रखा मिला। इस बार साथ में एक चिट्ठी थी। माँ, हमने बहुत देर से समझा। आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, बस कहना चाहते हैं, आप सही थीं। मैंने चिट्ठी पढ़ी, और पहली बार मेरे दिल में गुस्सा नहीं उठा। मैंने केक काटा, अकेले, लेकिन उदास नहीं। कुछ रिश्ते टूटकर ही सही आकार लेते हैं। कुछ लोग दूर जाकर ही इंसान बनते हैं। मैं नहीं जानती कि भविष्य में अंश और नेहा से मेरा रिश्ता कैसा होगा।
शायद रहेगा, शायद नहीं। लेकिन अब एक बात तय है, मैं अपनी शांति किसी भी रिश्ते के बदले नहीं दूंगी। आज जब कोई मुझसे कहता है आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो मैं मुस्कुरा देती हूं। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस अब खुद को कमजोर नहीं होने देती। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। समय ने अब मेरे जीवन में एक नई आदत डाल दी थी, खामोशी से दोस्ती। पहले खामोशी मुझे डराती थी, अब वही मेरी सबसे भरोसेमंद साथी बन गई थी। सुबह जब मैं उठती तो घर में किसी और की जरूरतें मेरा इंतजार नहीं कर रही होती थीं। कोई लिस्ट नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मैं और मेरा दिन। एक दिन आर्ट क्लास में टीचर ने कहा, आपके रंग बहुत गहरे हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है। मैं मुस्कुरा दी। उन्हें क्या पता, ये रंग डर के बाद पैदा हुए हैं। मैंने पेंटिंग में एक औरत बनाई थी, खड़ी हुई, सीधे देखती हुई, पीछे कोई परछाई नहीं। शायद वह मैं ही थी। उस शाम मुझे एला आंटी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पहली बार बिना पैसे मांगे उन्हें बाहर डिनर पर ले गया। उनकी आवाज में खुशी थी, लेकिन डर भी। मैंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा। लेकिन इस बार मैंने साफ कहा, पैसे नहीं, बस समय चाहिए। मैंने उनसे कहा, यही सबसे सही शुरुआत है। धीरे धीरे लोग मुझे अपने दर्द बताने लगे थे। पार्क में, क्लब में, फोन पर। एक सज्जन ने कहा, मेरे बेटे ने कहा है कि अगर मैं घर उसके नाम नहीं करूंगा तो वह मेरी देखभाल नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा, तो वह देखभाल नहीं, सौदा है। ये शब्द कहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही थी, मैं उन सबके लिए बोल रही थी जो डर की वजह से चुप थे। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें हाथ पर गिर रही थीं। मुझे याद आया, कभी मैं ऐसे ही बारिश में अंश को स्कूल से लेने जाती थी। छाता खुद भीगता था, लेकिन उसे सूखा रखती थी। उस याद के साथ आंखें नम हो गईं। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, अगर आज भी मैं वहीं करती रहती, तो क्या कभी खुद सूख पाती? नहीं। कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं। अगर हर बार आप ही भीगते रहें, तो एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। एक दिन मुझे एक एनजीओ से बुलावा आया। वे सीनियर सिटीजन्स के लिए सेमिनार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप अपनी कहानी सुनाइए। मैं मंच पर खड़ी थी, सामने अनजान चेहरे, लेकिन हर चेहरे में थोड़ा सा अपना दर्द। मैंने कहा, मां होना त्याग है, लेकिन आत्मसम्मान त्याग नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। उस दिन कई लोग रोए। कुछ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। किसी ने कहा, काश मेरी मां ने भी यह सुना होता। घर लौटते वक्त मैं थकी हुई थी, लेकिन मन बहुत हल्का था। रात को फोन बजा, अंश का नाम। मैंने इस बार उठाया। मां, उसने कहा। उसकी आवाज में अब घबराहट नहीं थी, थकान थी। मां, बस ये जानना चाहता था, आप ठीक है ना? मैंने खिड़की से बाहर देखा, शहर की लाइट्स, चलती जिंदगी। हाँ, मैंने कहा, मैं ठीक हूं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, शायद हमें भी सीखना होगा। सीख हमेशा देर से आती है, मैंने कहा, लेकिन आती जरूर है। फोन कट गया। मैंने फोन टेबल पर रखा। दिल भारी नहीं था, सिर्फ शांत था। शायद यही माफी का पहला कदम होता है, खुद को खोए बिना सामने वाले को बोलने देना। मैंने बत्ती बुझाई, बिस्तर पर लेटी। आज भी मैं अकेली हूं, लेकिन अब यह अकेलापन सज्जा नहीं है, यह मेरा चुना हुआ स्पेस है। और इसी स्पेस में मैंने खुद को वापस पा लिया है। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि जिंदगी हमेशा बड़े मोड़ों से नहीं बदलती। कई बार वह छोटे छोटे फैसलों से नया रूप लेती है। जैसे उस दिन जब मैंने पहली बार अपने नाम से एक छोटी सी एफडी करवाई, सिर्फ अपने लिए। बैंक की उस पर्ची को हाथ में पकड़ते हुए मुझे अजीब सा गर्व महसूस हुआ। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। यह पैसा किसी की जरूरत के लिए नहीं था, यह मेरे सपने के लिए था। मैंने तय किया कि अगले साल मैं उत्तराखंड जाऊंगी, पहाड़ों में, जहां सर्द हवा होती है और इंसान को खुद से बात करने का वक्त मिलता है। जब मैंने यह बात अपनी बहन को बताई, तो वह हंस पड़ी। तू सच में बदल गई है, उसने कहा, या शायद पहली बार खुद बनी है। मैंने जवाब दिया। उस रात मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें मैं कभी खर्चों का हिसाब लिखा करती थी। इस बार मैंने एक नई लिस्ट बनाई।
वो सब चीजें जो मैं करना चाहती हूँ, कुछ बहुत साधारण थीं। समुद्र देखना, खुद के लिए साड़ी खरीदना बिना किसी शादी के बहाने, पुराने दोस्तों से मिलना। कुछ देर तक मैं उस लिस्ट को देखती रही और फिर पहली बार महसूस किया कि भविष्य डरावना नहीं लगता, वह खुला लगता है। कुछ हफ्तों बाद अंश का फिर फोन आया। इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। उसने बताया कि वह और नेहा काउंसलिंग जा रहे हैं, शायद मजबूरी में, शायद समझदारी से। माँ, उसने कहा, हमें लगा था कि आप हमेशा रहेंगी, जैसे बैकअप। मैंने गहरी सांस ली। माँ हमेशा रहती है, मैंने कहा, लेकिन बैकअप नहीं होती। वह चुप हो गया। शायद पहली बार उसने मेरी बात को समझने की कोशिश की थी। उस कॉल के बाद मैं बहुत देर तक बैठी रही। मन में कोई उथल-पुथल नहीं थी। सिर्फ यह एहसास था कि मैंने सही समय पर सही लाइन खींच दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं यह भी जानती हूँ कि दिल बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि उसमें हर कोई जूते पहनकर घुस आए। एक दिन पार्क में मुझे वही सज्जन मिले, जिन्होंने पहले अपने बेटे की धमकी के बारे में बताया था। आज उनके चेहरे पर सुकून था। मैंने वसीयत बनवा ली, उन्होंने कहा, और बेटे को साफ बता दिया, प्यार मिलेगा। अगर कल सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो भी मैं यह जानकर जाऊंगी कि मैंने खुद को धोखा नहीं दिया। और शायद यही सबसे बड़ी तसल्ली है। उत्तराखंड की यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, वह एक तरह से खुद से मिलने का वादा थी। जब ट्रेन पहाड़ों की तरफ बढ़ी, तो खिड़की के बाहर बदलते दृश्य मुझे अंदर से भी बदलते हुए महसूस हो रहे थे। मैदान पीछे छूट रहे थे और उनके साथ वे सारी यादें जिनमें मैं खुद को भूल गई थी। पहाड़ों की हवा ठंडी थी, लेकिन साफ। यहाँ कोई मुझे माँ कहकर कुछ मांगने नहीं आया। यहाँ मैं बस एक औरत थी, अपने नाम के साथ। सुबह सुबह मैं होटल की बालकनी में बैठकर चाय पीती थी। सामने पहाड़, बीच में बादल और अंदर शांति। एक दिन वहां एक बुजुर्ग दंपति मिले। उन्होंने पूछा, बच्चे साथ नहीं आए? मैं मुस्कुरा दी। नहीं, मैंने कहा, इस बार मैं अकेली आई हूं। वह महिला कुछ पल को मुझे देखती रही, फिर बोली, अकेले आना भी हिम्मत है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बहुत। यात्रा से लौटने के बाद मेरी दिनचर्या और भी स्थिर हो गई। अब मैं डर से फैसले नहीं लेती थी। अब मैं सुविधा के लिए चुप नहीं रहती थी। एक शाम मुझे नेहा का मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, माँ, आज पहली बार खुद से कमाया हुआ पैसा हाथ में आया। मैंने देर तक उस मैसेज को देखा, फिर जवाब लिखा। इज्जत वहीं से शुरू होती है। कोई और बात नहीं, कोई सलाह नहीं, बस सच। समय के साथ हमारे रिश्ते में एक नई दूरी आ गई थी, लेकिन यह दूरी जहरीली नहीं थी, यह जरूरी थी। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्हें थोड़ा दूर रखना पड़ता है। मेरे जन्मदिन पर इस बार घर भरा हुआ था। दोस्त, पड़ोसी, 8 क्लास के लोग। कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा या नहीं आएगा। जो आए खुशी से आए। मैं केक काटते वक्त हंस रही थी, खुलकर। रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने सोचा, अगर उस दिन मैंने सवाल नहीं पूछा होता, अगर मैंने उस जवाब को अनसुना कर दिया होता, तो शायद आज भी मैं किसी की जरूरतों में फंसी होती। सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन झूठ मीठा होकर भी जहर बन जाता है। आज जब मैं ये कहानी सोचती हूँ, तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे गर्व होता है, क्योंकि मैंने सीखा, माँ होना त्याग है, लेकिन खुद को मिटा देना नहीं। और यही सबक है जो मैं हर उस इंसान को देना चाहती हूँ, जो प्यार को अपनी कीमत से ज्यादा दे रहा है। उत्तराखंड से लौटने के कुछ ही दिनों बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। ऐसा सा सुकून जो बाहर से नहीं आता, अंदर से उगता है। मैंने अब सुबह की शुरुआत जल्दी करना सीख ली थी। सूरज निकलने से पहले उठना, हल्की सी स्ट्रेचिंग, फिर खिड़की के पास बैठकर चाय। पहले मैं इसी वक्त में किसी न किसी चिंता में डूबी रहती थी। अब इस वक्त में सिर्फ सांसें होती थीं। एक दिन मुझे पुराने मोहल्ले से फोन आया। वही पड़ोसन जिनसे बरसों से बस हाल चाल भर की बातें होती थीं। सुना है आप शिफ्ट हो गई? उनकी आवाज में जिज्ञासा थी। हाँ, मैंने कहा, थोड़ा पास, थोड़ा दूर। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बदल गई हैं। लोग अक्सर बदलाव को पहचान लेते हैं, भले ही उन्हें उसकी वजह न पता हो। मैं कभी कभी सोचती थी,
क्या अंश और नेहा सच में बदल पाएंगे, या ये सब सिर्फ हालात का दबाव है? फिर खुद को रोक लेती थी। ये सवाल अब मेरा बोझ नहीं था। एक शाम मैं लाइब्रेरी में बैठी थी। वहां एक युवती रो रही थी, बहुत धीरे, जैसे कोई सुन न ले। मैंने पास जाकर पूछा, सब ठीक है? उसने बताया कि उसकी माँ उस पर दबाव डाल रही है, शादी के लिए, पैसे के लिए, सबके लिए। मैंने उसकी बात सुनी और फिर कहा, प्यार दबाव नहीं होता। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की भाषा बोली हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ, दर्द उम्र नहीं देखता, बस रूप बदलता है। घर लौटकर मैंने देर तक आईने में खुद को देखा। झुर्रियां थीं, थकान भी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। मैंने खुद से कहा, अगर मैं अपनी कहानी किसी और की ताकत बन सकूं, तो शायद मेरा दर्द पूरी तरह बेकार नहीं गया। कुछ दिनों बाद मुझे अंश का एक लंबा मैसेज आया। उसने लिखा कि वह अब हर खर्च खुद संभाल रहा है। उसे समझ आ रहा है कि जिम्मेदारी क्या होती है। मैंने जवाब नहीं दिया। हर बदलाव को तालियों की जरूरत नहीं होती। एक रात तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां बज रही थीं। मैंने उन्हें बंद किया और सो गई। पहले ऐसी आवाजों से मैं डर जाती थी। आज नींद टूटती भी नहीं, क्योंकि अब मेरा घर सिर्फ दीवारें नहीं था, वह मेरी हिम्मत से बना था। कुछ हफ्तों बाद मेरे पुराने शहर से एक चिट्ठी आई। लिफाफा हल्का था, लेकिन हाथ में लेते ही उसका वजन महसूस हुआ। लिखावट अंश की थी। मैंने चिट्ठी तुरंत नहीं खोली, उसे मेज पर रख दिया। चाय बनाई, खिड़की खोली, फिर बैठकर सांसों को स्थिर किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी। वह लिख रहा था जैसे पहली बार सोचकर लिख रहा हो। उसने बताया कि उसने नौकरी बदली है, कम पैसे हैं, ज्यादा काम है, लेकिन पहली बार उसे अपने खर्चों की कीमत समझ आ रही है। उसने लिखा कि उसे यह भी समझ आ रहा है कि मां शब्द का मतलब सिर्फ मदद नहीं होता। मैंने चिट्ठी मोड़कर वापस रख दी, जवाब नहीं लिखा। कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते, वे समय से दिए जाते हैं। उस दिन शाम को मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। अलमारी खोलते हुए वही गुलाबी साड़ी फिर दिखी। मैंने उसे निकाला। काफी देर तक उसे हाथ में पकड़े रही। फिर मैंने उसे पहन लिया। शीशे में खुद को देखा। इस बार उस साड़ी में कोई टूटा हुआ सपना नहीं था, सिर्फ एक औरत थी जो खुद के लिए सजी थी। मैंने उसी साड़ी में बाहर निकलकर वॉक की। लोगों ने देखा, कुछ ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी लग रही हैं। पहली बार मुझे यह सुनकर अजीब नहीं लगा। पहली बार मैंने सोचा, हाँ, मैं अच्छी लग रही हूं, क्योंकि मैं अब खुद से भाग नहीं रही थी। कुछ दिन बाद एनजीओ की मीटिंग में एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, अगर बच्चे वापस आना चाहें तो क्या करना चाहिए? मैंने बिना सोचे कहा, दरवाजा दिल का खोलिए, लेकिन तिजोरी की चाबी अपने पास रखिए। सब हंसे, लेकिन उस हंसी में समझ थी। रात को घर लौटकर मैंने अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाया। बहुत सालों बाद मैंने उनसे मन ही मन कहा, मैं ठीक हूं, मैंने खुद को संभाल लिया है। उस रात सपने में मैं बहुत हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह फोन बजा। नेहा थी। मैंने उठाया। माँ, उसने कहा, बस बताना चाहती थी, अब समझ में आ रहा है। मैंने पूछा, क्या? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इज्जत। मैंने बस इतना कहा। समझ देर से आती है, लेकिन अगर सच्ची हो तो टिकती है। फोन कट गया। मैंने फोन रख दिया। और पहली बार मेरे दिल में कोई खिंचाव नहीं था। आज मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। अकेलापन कभी कभी आता है, यादें कभी कभी चुभती हैं, लेकिन अब मैं जानती हूं, मैं खुद को खोकर किसी को नहीं बचाऊंगी। अगर प्यार देना है तो पूरे सम्मान के साथ, वरना नहीं। यही मेरी शर्त है, और यही मेरी आजादी।